जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग जितने भी छात्र हमारे वीडियो को या हमारे कंटेंट को डेली बेसिस पे ले रहे हैं, बस आपसे हम यही कहेंगे कि आप लोग लगातार देखते रहिए। आपको एग्जाम में अंतर प्रतीत हो जाएगा कि हमारे कंटेंट में कितना दम था। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। और आप लोग अधिक से अधिक लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि यह वीडियो बताइएगा कि यह बहुत अच्छा वीडियो है। आप लोग जो है कि मेहनत कीजिए, साथ में आपको ज़रूर फायदा होगा। आपको इतना फायदा होगा कि आपको एग्जाम में पता चलेगा कि हमें कितना फायदा हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं, जो कि आपको सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि आपको बिहार एसएससी में या बिहार पुलिस में फायदा होगा या एनटीएपीसी में फायदा होगा। आपको जितना भी वनडे एग्जाम है, सभी एग्जाम में आपको फायदा होने वाला है। चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो या टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो, सीजीएल 4 हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, आपका जो है कि यूपी पुलिस हो, आपका एमपी पुलिस हो, या जो भी जितने भी प्रकार के वनडे एग्जाम होंगे, वह सभी प्रकार के एग्जाम में आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट है, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से। दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो समझ सकते हैं आप लोग, जिस भी बैकग्राउंड से आते होंगे, अब वो कभी भी मैटर नहीं करता है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से। अगर आपका हौसला, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास आपके साथ और कड़ी मेहनत आपके साथ है, तो समझिए आप हर वो मंजिल हासिल कर सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप लोग दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा अपने दोस्तों से, क्योंकि यह चीज़ हम बोलने के लिए भूल जाते हैं। और आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो में कमी रह रहा है या जहां पर भी आपको अशुद्धियां दिख रहा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग को बता दे कि हम लोग रात में 10 बजे तक जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जो अगले दिन का जो सिलेबस रहता है वो आपको हम भेज देते हैं। और आप लोग कम से कम एक बार पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद आपको अगले दिन जब वीडियो मिल जाएगा 9:30 बजते रात में, तो फिर आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको लंबा दिन तक वो याद रह जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और हमारे चैनल और हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वह है कौशल जी के जीएस क्लासेस। क्या नाम है? कौशल जी के जीएस क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए आज के हम इस सेशन में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करने वाले हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट से रहेंगे। तो आज का पहला सवाल हम लोग करंट अफेयर से लेने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स में बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। और एंटोनियो गुटेरस 9वें नंबर के हैं और इसका संबंध पुर्तगाल से है। कहां से है? पुर्तगाल से। तो एंटोनियो गुटेरस का संबंध कहां से हो गया? पुर्तगाल से हो गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में उप महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में उप महासचिव अमीना मोहम्मद है। उ से उप, अ से अमीना, यानी उप याद रखिएगा। तो अ और उ में ही फर्क है। तो उप महासचिव पूछेगा तो अ से अमीना मोहम्मद मार दीजिएगा, और इसका संबंध नाइजीरिया से है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट प्रश्न करेंगे, क्योंकि आपको अधिक से अधिक प्रश्न कराना ही हमारा कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के जो अध्यक्ष है वह डेनिस फ्रांसिस है। कौन है? डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह याद रखिएगा, एक भारतीय व्यक्ति बने हैं जिसका नाम है अजय बंगा। क्या नाम है? अजय बंगा। अजय बंगा याद रखिएगा वर्तमान में विश्व बैंक के 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने डेविड मालपास का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिया है। कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिया। और इसका संबंध बुल्गारिया से है। कहां से है? बुल्गारिया से। क्रिस्टिना जॉर्जिया का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा बुल्गारिया से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिया है। याद रखिएगा कहां के? तो बुल्गारिया के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी पहली महिला निदेशक जो बनी है वह, याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा। तो याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, और इसका स्थापना जानते हैं 1 जनवरी 1995 को हुआ है। कब हुआ है? 1 जनवरी 1995। और इस डब्ल्यूटीओ का पहले नाम जो हुआ करता था गैट हुआ करता था, GATT गैट। तो यह सवाल भी पूछता है कि कौन से अंतरराष्ट्रीय संस्था का पुराना नाम जो था वह गैट हुआ करता था? तो याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम गैट हुआ करता था। और उस गैट का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा उस गैट का स्थापना 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में हुआ था गैट का स्थापना, और उसी का नाम परिवर्तित करके डब्ल्यूटीओ या विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। और इसी की पहली महिला निदेशक जो बनी है वह नाकोंजी इंकोजा इवोला बनी है। नाकोंजी इंकोजा इवोला। नौ से नाकोंजी, नौ से नाइजीरिया घर है इनका। कहां घर है? नाइजीरिया घर है। याद रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। कहां है? जेनेवा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति व्यापार अगर नहीं कर सकता अपने पेट के लिए तो उसका जान जा सकता है, और कोई व्यक्ति अगर अपना स्वास्थ्य सही नहीं करवाता है तो उसका भी जान जा सकता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और आपका जो है कि अभी क्या बताया आपको, तो व्यापार संगठन, ये दोनों का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आप लोग को, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एजेलो है। कौन है? आंद्रे एजेलो। यूनेस्को लास्ट में ओ आ रहा है। ओ का कोड होता है 15। ओ का कोड कितना होता है? 15। 15 का इकाई डिजिट 5 होता है। इसीलिए यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ है। और यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजेलो है। कौन है? आंद्रे अजेलो। वहीं यूनिसेफ, यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यूनेस्को के तरह ही यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और यूनिसेफ के लास्ट में एफ आता है, और एफ का कोड होता है 6, यानी 1946 में यूनिसेफ, और यूनेस्को का स्थापना 1945। यूनेस्को का स्थापना 1945। वहीं अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है, तो यूनिसेफ के अध्यक्ष है कैथरीन रसेल। कौन है? रसेल। आपको पता है रसेल नाम का एक क्रिकेटर कलकत्ता KKR से खेलता है, कोलकाता नाइट राइडर से खेलता है, और वह हमेशा कलकत्ता को सेफ रखता है। क्या रखता है? सेफ, यानी सुरक्षा करके रखता है। तो यूनिसेफ जहां बोलेंगे अध्यक्ष कौन है, तो रसेल मारिएगा। क्या मारिएगा? रसेल। यूनिसेफ रसेल, यानी सेफ कौन कर रहा है? तो रसेल कर रहा है। कौन कर रहा है? रसेल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, FAO के महानिदेशक कौन है? तो FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का जो अध्यक्ष है वर्तमान में क्यू डोंगयू है। कौन है? क्यू डोंगयू। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, यह एक ऐसी संस्था है जो सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्था में से सबसे पुरानी है लगभग। याद रखिएगा, अगर सवाल पूछेगा कि सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो ILO या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गिलबर्ट होगम्बो। आगे बढ़ते हैं। WHO के महानिदेशक कौन है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को हम लोग स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। और वर्तमान में अगर पूछेगा भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो नवनिर्वाचित कैबिनेट में याद रखिएगा भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वो JP नड्डा साहब बने हैं। कौन बने हैं? JP नड्डा, यानी जगत प्रकाश नड्डा। इसीलिए याद रखिएगा स्वास्थ्य के लिए प्रकाश आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए प्रकाश आवश्यक है। याद रखिएगा। तो जगत प्रकाश नड्डा जो है वह वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, वर्तमान में UNDP के अध्यक्ष कौन है? तो UNDP के अध्यक्ष अचीम स्टेनर है। कौन है? अचीम स्टेनर। UNDP के अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर।
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। यह आपका मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। क्या जारी करती है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनडीपी है। इसका स्थापना 1965 में हुआ है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यह मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। और यूएनडीपी के वर्तमान में अध्यक्ष अचीम स्टेनर है। कौन है, अचीम स्टेनर। याद रखिएगा मानव विकास रिपोर्ट पूछेगा तो मारिएगा आपका यूएनडीपी। विश्व विकास रिपोर्ट पूछेगा तो मारिएगा विश्व बैंक। अगर विश्व आउटलुक रिपोर्ट पूछेगा तो मारिएगा आईएमएफ। क्या मारिएगा, आईएमएफ मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वर्तमान में दक्षेस या सार्क के महासचिव कौन है। सार्क यानी SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग दक्षेस कहते हैं। और यह सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। और सार्क का स्थापना 1985 को हुआ है, 1985 को हुआ है सार्क का स्थापना। याद रखिएगा। और सार्क के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो विराकून है। क्या है, विराकून। सार्क यानी दक्षेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो विराकून है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है। तो राष्ट्रमंडल के वर्तमान में महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है। कौन है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है, तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ओपेक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ओपेक, OPEC, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। याद रखिएगा वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वह कौन है, तो याद रखिएगा अलघीस, घीस करके आएगा। जैसे ओपेक, अगर पूछेगा ओपेक के अध्यक्ष कौन है तो आपको दिमाग लगाना है ओपेक जो है वह एक तेल का संस्था है। ठीक है, वह पेट्रोल का एक संस्था है। तो इसका मतलब तेल लगा के आदमी अपना शरीर क्या करता है, घिसता है। क्या करता है, घिसता है। तो याद रखिएगा ओपेक के अध्यक्ष कौन है, तो लास्ट में जिस ऑप्शन में घिस करके लगा हुआ रहेगा आप आंसर मार दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। और ओपेक का मुख्यालय वियना में है। और ओपेक के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह अलघीस है। और ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ है। कब हुआ है, 1960 में हुआ है। ओपेक का स्थापना कब हुआ है, 1960 में। सार्क का स्थापना 1985 में। आसियान का स्थापना 1967 में। वहीं आपका जो है कि G7 का स्थापना कब हुआ है, तो G7 का स्थापना 1975 में हुआ है। संघाई सहयोग संगठन का स्थापना 2001 में हुआ है। याद रखिएगा। G20 का स्थापना 1999 में हुआ है। यह सब याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1931 में हुआ है। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1931 को हुआ है। नाटो का स्थापना 1949 को हुआ है। नाटो का स्थापना कब हुआ है, 1949 को हुआ है। याद रखिएगा। यूनिसेफ का 1946 में। यूनेस्को का 1945 में। वहीं आपका जो है कि आईएमएफ का कब हुआ है, तो आईएमएफ का 1945 में। विश्व बैंक का 1944 में हुआ है। तो ये सब पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा स्टैटिक के तौर पे। तो जितना आपको सवाल आ रहा है आपको हम बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। लगातार आपको फायदा होना आपको लगभग तय है। आगे बढ़ते हैं। यही जानते हैं इतना सा क्वेश्चन ही बड़ा बड़ा कोचिंग में जब आदमी पढ़ाता है ना तो फिर लगता है अरे यार बहुत पढ़ा रहा है, लेकिन आपको इतना कंटेंट यहाँ पर भी अगर मिल जा रहा है फ्री में तो समझिएगा आपको कम नहीं है। ऐसे तो बड़े कोचिंग वाले तो अच्छा पढ़ाते ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है बात में। वो सब टीचर जितने भारत में है सब अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप जहां भी पढ़ रहे हैं आप दिल लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। आपको यह नहीं करें कि मेरे पास ही जो है कि आप समय पास कीजिए। आप समय पास नहीं भी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको एक फ्री के तौर पर यह अगर मिल जा रहा है तो यह आपको एक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज बेकार नहीं गया है धरती पे। आप याद रखें, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हर एक जगह सुनने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हम आपको डेली बेसिस पे आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं। तो यह एक बेहतरीन चीज है, आप समझ सकते हैं अपने आप में। जो थोड़ा सीनियर बच्चा होइएगा उनको लग रहा होगा कि नहीं ये जो चीज मिल रहा है ये सबसे बेस्ट मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अब वर्तमान में बताना है नाटो के महासचिव कौन है। तो नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो याद रखिएगा आपको मार्क रूटे है। कौन है, मार्क रूटे। नाटो में लास्ट में टो आ रहा है, रूटे में भी लास्ट में टो आ रहा है। तो नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मार्क रूटे है। कौन है, मार्क रूटे। आगे बढ़ते हैं। और नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स जो है वह बेल्जियम
बेल्जियम की राजधानी हुआ करती है। और बेल्जियम को याद रखिएगा आपका कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यानी यूरोप का जो हम लोग अखाड़ा जानते हैं वह बेल्जियम को जानते हैं, वहीं यूरोप का खेल का मैदान जो कहते हैं वह स्विट्जरलैंड को कहते हैं, अर्थात प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जानते हैं। वहीं आल्प्स पर्वत का सबसे अधिक विस्तार जो है वह स्विट्जरलैंड में ही है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को हम जितना सिलेबस दिए हैं लगभग आपको हम टोटल क्वेश्चन पूछेंगे, आप लगातार बनकर रहिएगा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। अब क्या बताएं, अब तो आपको दिल खोल के नहीं बता सकते हैं, मतलब पूरा दिखा सकते हैं ये सत्य है, आपको एग्जाम में आएगा। अब आपको किसी के बात पे भरोसा करके आगे जिंदगी चलता है तो आप भी उसी तरह भरोसा करके आप आगे बढ़िए और तब जाके आपको फायदा होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष है वह मासुस्को अस्कावा है। कौन है? मासुस्को अस्कावा है, याद रखिएगा। और इसका संबंध कहां से है? जापान से है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मासुस्को अस्कावा है, याद रखिएगा। और एडीबी का मुख्यालय कहां है? मनीला। और मनीला जो है वह फिलीपींस की राजधानी है और उसी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, याद रखिएगा। और एडीबी जो है वह पूरे एशिया के लिए काम करती है और वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है? तो मासुस्को अस्कावा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो इंटरपोल के वर्तमान महासचिव जर्गेन स्टॉक है। कौन है? इंटरपोल के जर्गेन स्टॉक है, याद रखिएगा। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वह लियोन्स में है। कहाँ में है? लियोन्स में है, याद रखिएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ में है? तो पेरिस लियोन्स में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह कौन है? याद रखिएगा, नवाब सलाम। कौन है? नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हम लोग सलाम करते हैं। क्या करते हैं? सलाम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को हम लोग क्या करते हैं? सलाम करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना जो हुआ है वह 1946 में हुआ है। कब हुआ है? 1946 में हुआ है। और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि आपका अमेरिका के बाहर में स्थित है, यानी यूएनओ का एकमात्र ऐसा संगठन जो अमेरिका के बाहर है। तो मारिएगा आपका कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह द हेग नीदरलैंड के अंदर में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और यूएनओ के कुल 6 अंग होते हैं। 6 अंग में से एकमात्र अंग आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय अमेरिका के बाहर द हेग नीदरलैंड में स्थित है, जिसका स्थापना 1946 को हुआ था। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष है कौन है? याद रखिएगा, सलाम करके। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो न्यायालय है ना पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए जो न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो उसको हम लोग सलाम करते हैं। क्या करते हैं? सलाम करते हैं। इसीलिए जिस ऑप्शन में सलाम रहेगा वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल के न्यायालय के अध्यक्ष में टिक आउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष है वह डिल्मा रूसेफ है। कौन है? डिल्मा रूसेफ है। कौन है? डिल्मा रूसेफ है, याद रखिएगा। कौन है? डिल्मा रूसेफ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, हम लोग ज्योग्राफी से लेते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, बहुत फायदा होगा। बताइएगा, आप लोग को बताना है भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? अगर यह सवाल किसी से पूछा जाए ना सीनियर बच्चा से भी तो वह फंस जाएगा, भले वो ऑप्शन पे मार देगा लेकिन डायरेक्ट पूछिएगा तो वह फंस जा सकता है। तो बताइएगा, भारत का जो अक्षांश विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब जानते हैं यहाँ पर आपको हम बताते हैं बच्चा फंसता कैसे है। अक्षांश और देशांतर में बच्चा फंस जाता है कि अक्षांश वाला कितना कितना लेंगे और देशांतर वाला कहाँ से शुरू करेंगे। तो आइए आपको हम जुगाड़ देते हैं। तो अक्षांश जब हम देखते हैं तो अक्षांश में 3 अक्षर होता है। अक्षांश में कितना अक्षर होता है? 3 अक्षर। देशांतर में कितना अक्षर होता है? 4 अक्षर। तो अक्षांश थोड़ा सा छोटा हो गया देशांतर के तुलना में, हुआ कि नहीं हुआ? बोलिएगा हो गया। तो अक्षांश जब छोटा हुआ तो वह 3 अक्षर का हो गया। तो इसका मतलब है कि छोटका के साथ छोटका लगाना है और बड़का के साथ बड़का लगाना है। तो छोटका के साथ छोटका क्या लगाएंगे? तो छोटका यानी अक्षांश, अक्षांश के साथ लगाना है आपको 8 डिग्री 4 मिनट वाला, और 8 डिग्री 4 मिनट वाला वो 37 डिग्री 6 मिनट वाला लेता है। उसी तरह से अक्षांश हो गया 8 वाला शुरू करना है और देशांतर वाला जो शुरू करना है थोड़ा सा बड़ा वाला। तो याद रखिएगा देशांतर को 68 डिग्री
7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक करना है। और देशांतर में जो लगभग अंतर है भारत का, वो कितना का अंतर है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है देशांतर में। इसीलिए पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में आपका गुजरात में कितना देशांतर का अंतर है, तो याद रखिएगा आपको 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और 1 डिग्री देशांतर जो होता है वह 4 मिनट के बराबर होता है। और जब 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर हुआ तो 30 डिग्री कितना मिनट के बराबर, तो 120 मिनट के बराबर होगा। इस 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। इसीलिए आपको भारत में जो देशांतर में जो अंतर है वह लगभग 2 घंटा का अंतर है, या 30 डिग्री का अंतर है। या फिर आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जो समय का अंतर होता है भारत में वो 2 घंटा होता है। कितना घंटा होता है, 2 घंटा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि भौगोलिक विस्तार में भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है। तो उत्तर से दक्षिण का लंबाई जो है वह ज़्यादा है पूरब से पश्चिम की तुलना में। पूरब से पश्चिम की तुलना में उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है। तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण का लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। जैसे आप जानते हैं भारत का सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश के साथ होती है, उसके बाद चाइना के साथ होती है, उसके बाद आपका पाकिस्तान के साथ होती है, उसके सब बाद नेपाल के साथ होती है, उसके बाद फिर आपका म्यांमार के साथ होती है, उसके बाद आपका भूटान के साथ होती है, उसके बाद आपका अफगानिस्तान के साथ होती है। तो आप एक ट्रिक जानते होंगे कि भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई घटते क्रम में क्या ट्रिक है। तो आप ट्रिक जानते होंगे, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। तो याद रखिएगा बचपन, यानी ब से बांग्लादेश से सबसे अधिक, च से चाइना सेकंड स्थान, फिर आपका प से पाकिस्तान तीसरा स्थान, फिर आपका न से नेपाल चौथा स्थान, फिर एमबीए किया। तो उसके बाद फिर आपका एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। कुल 7 देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसमें सबसे अधिक बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से सिर्फ 106 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक 4096.7 किलोमीटर। याद रखिएगा, समझिए लिए। तो इस तरह जब सीमा लंबाई जोड़िएगा तो 15,200 किलोमीटर लगभग पूरेगा कुल सीमा का। वहीं अगर बात करते हैं भारत का कुल जल सीमा की लंबाई कितना है, तो जल सीमा की लंबाई जो है वह 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना है। तो भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई समुद्र तट से 12 समुद्री मील लिया जाता है। समुद्र तट से 12 समुद्री मील लिया जाता है। और 1 समुद्री मील को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं 1 नॉटिकल मील या 1 नॉटिकल मील या 1 समुद्री मील। तो 1 समुद्री मील जो होता है कितना मीटर या किलोमीटर के बराबर, तो 1 समुद्री मील होता है 1852 मीटर के बराबर। 1 समुद्री मील या 1 नॉटिकल मील जो होता है 1852 मीटर के बराबर होता है, या फिर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा, समझ में आ गया। और भारत के अंदर में प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताना है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो 2.4%, 2.4% याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि भारत के अंदर में ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितना परसेंट है। तो ग्रामीण जनसंख्या लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% है। और शहरी जनसंख्या जो है लगभग 31.16% है। आगे बढ़ते हैं। भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 943 पुरुष प्रति आपका महिला पे। याद रखिएगा 943 प्रति 1000 पुरुष पर, 943 प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या। आगे बढ़ते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अभी आपको इजी तरह का सवाल मिल रहा होगा क्योंकि यह टॉपिक हम दिए हैं तो आपसे पूछेंगे, यह मेरा कर्तव्य बनता है। अगर तो चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहां पर दिया गया है कि पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार
कितने राज्यों में है? तो पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह आपका तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए आप तमिलनाडु दिख रहा है, तमिलनाडु से सटा हुआ पुदुचेरी है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि पुदुचेरी का जो न्यायिक क्षेत्र है, यह हाई कोर्ट है, वह तमिलनाडु के चेन्नई हाई कोर्ट के अंतर्गत या मद्रास हाई कोर्ट में। वहीं पर आप देख रहे होंगे केरल के बगल में आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो क्षेत्राधिकार आता है वह आपका केरल हाई कोर्ट या एर्नाकुलम हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। वहीं आप पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो वहाँ पर अंडमान निकोबार मिलता है। अंडमान निकोबार का कार्य क्षेत्र जो आता है वह कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। वहीं दमन द्वीप जो आता है वह महाराष्ट्र के अंदर आता है। दमन द्वीप जो आता है वह किसके अंदर? महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो आप ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर सवाल है कि पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार कितने राज्यों में है? तो तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है। तो तीनों का 3 क्षेत्र याद रखिएगा। तमिलनाडु का कराईकल, केरल का माहे, आंध्र प्रदेश का यनम। ये आपका तीनों क्षेत्र पुदुचेरी का भाग है, लेकिन वो अलग अलग राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कुल 18 है। कितनी है? कुल 18 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के तेल शोधक कारखानों की संख्या कितनी है? कुल 23। भारत में तेल शोधक कारखाना की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 23। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है? 13। भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या 13। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। आगे बढ़ते हैं, और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी, और हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका। एलिफास इंडिका याद रखिएगा, हाथी का वैज्ञानिक नाम है। और प्रत्येक वर्ष जो हाथी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, जिस दिन विश्व युवा दिवस मनाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को कब घोषित किया गया? तो 2010 में। 2010 में। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। आगे बढ़ते हैं, और मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेसस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंडालेसिस। फाइकस बेंडालेसिस। आगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलेम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का एक राज्य की भाषा होता है हिंदी। क्या होता है? हिंदी। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गेंगेटिक। प्लेटेनिस्टा गेंगेटिक याद रखिएगा, प्लेटेनिस्टा गेंगेटिक। और भारत का राष्ट्रीय जो जल जीव आपका डॉल्फिन है उसको 2009 में घोषित किए हैं। और भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, उसको 2008 में घोषित किए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग अगले सिलेबस पर चलते हैं, जो कि हम हाथ से लिखते हैं कॉपी में। कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप लोग को सब यह सब पीडीएफ मिल जाता है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे रात में 10 बजे। और टेलीग्राम से जो अभी तक नहीं जुड़े हैं आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए और एक दूसरे को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। तो आप लोग डेली बेसिस पे, बस ज़्यादा नहीं, आप 1 घंटा आप में हमको समय दीजिए ना, 50 मिनट का, आपका जिंदगी जरूर बदल जाएगा। आपको अगर मेरिट में अगर जगह नहीं बनवा दिया हमारे चैनल से आपको सपोर्ट करके, तो फिर आप बोलिएगा। चलिए अगला सवाल बताना है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? तो देखिएगा, भारत के अंदर में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू हुआ था। 16 अगस्त के दिन शुरू हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय का घोषणा किया था। सुनिएगा, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल को विभाजित करने की घोषणा या फिर बंगाल विभाजन करने की घोषणा 20 जुलाई 1905 को बंगाल के तत्कालिक गवर्नर जो जनरल जो थे आपके लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ वह 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन के विरोध में याद रखिएगा कि आपका जो बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ वह 1905
को 16 अगस्त के दिन शुरू हुआ, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत की और यह आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पे अलग अलग क्षेत्रों में जो है कि फैलने लगे, तो अलग अलग क्षेत्रों में फैलने पर दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन को जो लोकप्रिय बनाया, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को जो लोकप्रिय बनाया वह नेता कौन था? तो सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा के द्वारा स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में लोकप्रिय बनाने का काम किया गया। आगे बढ़ते हैं। लोक अदालत की स्थापना पहली बार किस राज्य में हुई? तो लोक अदालत की स्थापना पहली बार गुजरात में हुई। पहली बार कहां हुई? गुजरात में हुई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत या नियम की संख्या कितनी है? तो 5। कितनी है? 5, याद रखिएगा। और भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। कोई कोई बुक 540 ईसा पूर्व भी लिखता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 599 नहीं है तो फिर 540 आप मार के आइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से। किससे है? जैव सुरक्षा से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और श्वेत रक्त कणिका को हमारे शरीर में सिपाही के नाम से जानते हैं, या फिर उसको जो जानते हैं हम लोग जो है कि किस नाम से? याद रखिएगा, डॉक्टर, या फिर उसको किसी प्रकार के रोग से बचाने का काम करता है, WBC। और WBC को हम लोग जो है कि ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और RBC को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा लेते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन, जो कि आपको दूध निकालने में भी सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। पशुओं में होने वाला अफरा रोग किसके द्वारा होता है? प्रदूषित आहार खाने से। निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। कौन थे? दादू दयाल। आगे बढ़ते हैं। दसवंत और बसावन किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के। किसके थे? अकबर के। आगे बढ़ते हैं। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी से सबसे अधिक हुआ था? बंगाल से। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी से अधिक थी? बंगाल से। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन है? तो आइकोर्निया। कौन है? आइकोर्निया। विश्व की सबसे अधिक समस्या वाला जलीय घास फूस कौन सा है? तो आइकोर्निया है। वहीं सबसे अधिक बढ़ने वाला जो आपका जलीय पौधा है वह कौन है? तो जल हयासिंद। जल हयासिंद। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो बर्जिलियस के द्वारा। किसके द्वारा? बर्जिलियस। और आप जानते हैं जो आवर्त सारणी होता है ना, तो आवर्त सारणी में जो विभिन्न प्रकार के तत्व का जो संकेत दिया गया है वह भी बर्जिलियस ने दिया है। जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, उसी तरह से फ्लोरीन का F, क्लोरीन का Cl, सल्फर का S, फास्फोरस का P। तो ये सब जो संकेत दिया है ना वह भी बर्जिलियस ने दिया है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? तो मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? मोसले ने। कब दिया था? 1913 में। लेकिन अगर पूछेगा आधुनिक हटा देगा। अगर पूछेगा आवर्त सारणी किसने दिया है सिर्फ, तो आवर्त सारणी 1869 में किसके द्वारा दिया गया था? तो मेंडलीफ के द्वारा। यह क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछती है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है और उसका संबंध कहां से है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया है और इसका संबंध ब्रिटेन से है या इंग्लैंड से है। और यह दिया कब था? तो 1913 में। लेकिन अगर पूछेगा कि आपका आवर्त सारणी किसने दिया है, आधुनिक हटा देगा, तो आवर्त सारणी दिया है मेंडलीफ ने, 1869 में दिया था। और याद रखिएगा कि इसका संबंध कहां से? तो याद रखिएगा रूस से। मेंडलीफ कहां के थे? रूस के थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। उष्ण कटिबंध पतझड़ वन पाए जाते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल क्वाइट ला रहे हैं। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना, लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तो आप याद रखिएगा, आप मेहनत बड़े खामोशी से कीजिए, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा सबके सामने तो समझिए सबका हक्का बक्का रह जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक जो होने वाला है वह इकोनॉमिक्स से संबंधित आपका लगभग 20 से 25 सवाल करेंगे टॉप मोस्ट। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। बताइएगा
द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी पुस्तक है? तो याद रखिएगा B.H. बेडन पावल, बेडन पावल याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? बेडन पावल। तो द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो उपयोगी कृति है किसका है? तो याद रखिएगा बेडन पावल का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की थी? तो अनिष्टों का अनिष्ट, अनिष्टों का अनिष्ट। तो याद रखिएगा अनिष्टों का अनिष्ट नाम का जो संज्ञा दिया था धन के निष्कासन को किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में 1901 में देने का काम किया था, आप लोग याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी ही पहले व्यक्ति बने थे जो 1892 में फिंसवरी लोकसभा से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो है कि जीत गए थे। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो WC बनर्जी बने थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। जीतने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी 1892 में लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ, भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा और कौन सी मिल के स्थापना के साथ माना जाता है? तो भारत में आधुनिक मिल का प्रारंभ 1854 में C.N. ढेबर के द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना करने के साथ। तो भारत में पहली बार सूती मिल का स्थापना 1818 में किया गया था, लेकिन वह असफल था। 1854 में पहली बार सफल सूती वस्त्र का मिल मुंबई में। ये हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में सकल मूल्य वर्धन में भिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही ह्रासमान क्रम क्या है? तो सबसे अधिक सेवा से, फिर उद्योग से, फिर कृषि से, याद रखिएगा। सबसे अधिक सेवा क्षेत्र में होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद, और फिर आपका उद्योग में, फिर कृषि में होता है। आगे बढ़ते हैं, वहीं सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं, कृषि को प्रथम सेक्टर के अंतर्गत और उद्योग को द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा होगा लेकिन आपको आवाज बिल्कुल ही क्लियर जा रहा होगा, हम यह गारंटी आपको देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मोदी जी भी गारंटी देते हैं तो आम आदमी भी सीख गए हैं गारंटी देने के लिए। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, आपको जो बता रहे हैं पूरे दिल के साथ बता रहे हैं और आपको जबरदस्त फायदा हो रहा होगा। आप लोग बताइएगा कि भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में, अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं, याद रखिएगा। और इनको नोबेल पुरस्कार 1998 को दिया गया था, 1998 में लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना के लिए, और एक साल के बाद 1999 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। वहीं अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन है, याद रखिएगा। और होम एंड द वर्ल्ड पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर, होम एंड द वर्ल्ड पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर, और होम इन द वर्ल्ड पूछेगा तो मारिएगा अमर्त्य सेन। क्या मारिएगा? अमर्त्य सेन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, पहला मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा कब जारी किया गया? तो 1990-91 में। कब जारी किया गया? 1990-91 में। और इसको जारी करने में सबसे अधिक सहायता महबूब उल हक ने किया था। किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था। आपको कुछ देर पहले बताए थे कि UNDP का सबसे मुख्य काम है मानव विकास रिपोर्ट जारी करना, और पहली बार 1990-91 में जारी किया था। लेकिन UNDP का खुद स्थापना जो हुआ था वह 1965 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि भारत, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को 5
ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने का टारगेट था? तो वर्ष 2024 तक। कब तक? 2024। आगे बढ़ते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था? विकासशील अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कैसा? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, जो कि आपको स्पीडी का जो हम एक पेज दिए थे उससे हम महत्वपूर्ण सवालों को करते हैं। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, इजी से इजी और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। बताइएगा, प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण होता है? तो प्रोड्यूसर गैस आपका CO+ N2 का मिश्रण होता है। कार्बन मोनो CO2+ N2 का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। वहीं एक होता है जल गैस। तो जल गैस जो होता है वह CO+ H2 का मिश्रण होता है। जल गैस को हम लोग भाप अंगार गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो जल गैस या भाप अंगार गैस CO+ H2, भाप यानी जल, जल यानी कि याद रखिएगा भाप अंगार गैस या जल अंगार गैस में आपको जल चाहिए तो CO+ H2 और CO+ N2 जो होता है वह आपका प्रोड्यूसर गैस। कौन सा गैस? प्रोड्यूसर गैस। आगे बढ़ते हैं। CO2 गैस कैसा होता है? तो CO2 गैस जो होता है वह आपका अम्लीय होता है। CO2 गैस कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। और धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। तो याद रखिएगा CO2 कैसा हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और धातुओं के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। यहाँ पर आपको जुगाड़ देते हैं, अ से अधातु, अ से अम्ल, यानी अधातु के द्वारा बने यौगिक के जो ऑक्साइड होंगे वह अम्ल होंगे। जब अधातु के ऑक्साइड अम्ल होंगे तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होंगे। धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि कॉपर पैराइट किसका अयस्क है? तांबा का। किसका अयस्क है? तांबा का। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट, याद रखिएगा। और ग्रेफाइट जो अयस्क है वह किस अपर रूप है किसका है? तो कार्बन का। कार्बन का 3-4 अपर रूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ग्रेफीन जो होता है यह सब किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। आगे बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारी मशीनों में संग्राहक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन। अब विटामिन आपका ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बी का रासायनिक नाम क्या है? तो बी का रासायनिक नाम है थाइमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या है? तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल है। विटामिन एच का बायोटीन है। विटामिन के का फिनोक्विनोन है। विटामिन B12 का साइनोकावेलामिन है। तो आप ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, लहसुन और प्याज किसका उदाहरण है? सल्ककंद का। किसका उदाहरण है? सल्ककंद का। बंडा केसर धनकंद का। बंडा केसर धनकंद का। आलू कंद का। आलू कंद का। आगे बढ़ते हैं। चावल के लिए उचित तापमान कितना है? तो 20 से 30 डिग्री। 20 से 30 डिग्री आलू के चावल के लिए उचित तापमान। और चावल की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है, याद रखिएगा। चावल की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। और गोल्डन नाम का जो चावल होता है उसमें विटामिन ए मिलता है। गोल्डन नाम का जो चावल होता है उसमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, याद रखिएगा। वहीं चावल का जो भूसी होता है, ऊपर वाला छिलका, उसमें याद रखिएगा विटामिन B6 मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन B6 उसमें मिलता है, उसके छिलका में। और वही विटामिन B6 और B7 का जो है कि किसी भी सपना को, आपको जो सपना आता है उसको सबसे लंबे समय तक याद रखने के लिए विटामिन B6 की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। किस कारण? लाइकोपीन के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। समुद्र गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। कोई ठोस पदार्थ गर्म होता है चालन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? चालन विधि के द्वारा। जैसे मान लीजिए ठोस पदार्थ है वो हम ये लोहा ले लिए, लोहा को हम यहां से टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। यहां से टेम्परेचर देंगे तो ये चलते 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 तब जाके हाथ में हमको गर्मी महसूस होगा।
ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम गर्मी यहाँ पर सटा रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ हीट कर जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा देर के बाद हीट करेगा। यानी कि आपका जो ये किसी ठोस पदार्थ में जो ऊष्मा का संचरण होता है या तापमान का जो संचरण होता है वह आपका चालन विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, चालन, यानी एक जगह से दूसरे जगह चलते चलते कोई ठोस पदार्थ गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल आप लोग बताइएगा, भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ? 1995 से। कब हुआ? 1995 से। और इंटरनेट का हिंदी नाम होता है क्या? तो सूचना राजपथ होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और भारत में इंटरनेट चलाना किस राज्य सरकार के द्वारा फ्री कर दिया गया है? याद रखिएगा, केरल सरकार के द्वारा। वहीं भारत में इंटरनेट चलाना एक मौलिक अधिकार बन गया है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अ के तहत। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में गांधीवादी योजना किसने तैयार किया था? तो भारत में जो गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया था वह किसने? तो श्री मन्ना नारायण ने। किसने प्रस्तुत किया था? श्री मन्ना नारायण ने। श्री मन्ना नारायण ने भारत में गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया था 1944 में, और 1944 में ही बॉम्बे प्लान भी शुरू किया गया था। और बॉम्बे प्लान के जो मुख्य सूत्रधार थे वो सर आरदेशिर दलाल थे, 8 उद्योगपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने नरवली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा 1951 में। कहां से? तेलंगाना से। कहां से? तेलंगाना से। वही विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। और 18 मई को क्या मनाते हैं? संग्रहालय दिवस। 18 जून को क्या मनाते हैं? मास्क दिवस। 18 जून को मास्क दिवस। 18 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 18 जुलाई को हम लोग मनाते हैं नेल्सन मंडेला दिवस। 18 जुलाई को क्या मनाते हैं? नेशनल मंडेला दिवस। वहीं आपका जो है कि बंबू दिवस कब मनाते हैं? तो 18 सितंबर को। 18 सितंबर को बंबू दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, भूदान आंदोलन के तहत किस व्यक्ति ने सबसे पहले भूमि दान किया था? तो रामचंद्र रेड्डी ने। रामचंद्र रेड्डी ने। आगे बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना का स्थापना किस पंचवर्ष योजना में हुआ है? तो दूसरी पंचवर्ष योजना में, याद रखिएगा। और पंचवर्ष योजना हम लोग कहां से लिए हैं? याद रखिएगा, हम लोग रूस से लिए हैं। पंचवर्ष योजना कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं, याद रखिएगा। 5 ईयर प्लान। वहीं आपका पहली पंचवर्ष योजना 1951 से 56 चला था, दूसरा 56 से लेकर 61 तक चला था। तो इसी बीच में आपका राउरकेला और भिलाई का स्थापना किया गया था। तो यह सब पूछता है कि राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किस देश के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना किस देश के सहयोग से, आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट का स्थापना किस देश के सहयोग से। तो आप लोग को एक ट्रिक देते हैं, याद रखिएगा, भीरू राज दुबे। भीरू राज दुबे। भीरू यानी भिलाई रूस के सहयोग से, भीरू राज, राज यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुबे यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वही जो राउरकेला स्टील प्लांट बताए ना, यह उड़ीसा में है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ में है? उड़ीसा में। और यह किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मणी नदी के किनारे है। और ब्रह्मणी नदी जो है वह आपका उड़ीसा का शोक कहलाता है और महानदी का सहायक नदी है। महानदी का सहायक नदी आपका ब्रह्मणी नदी है। और इसी ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। जैसे बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं, उसी तरह से बंगाल का शोक हम लोग दामोदर को कहते हैं, असम का शोक हम लोग ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। इसी तरह से याद रखिएगा, उड़ीसा का शोक ब्रह्मणी नदी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक को ही बुद्धिमान मूर्ख के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बुद्धिमान मूर्ख के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, आईडीबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1964 में। आईडीबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1964 में। और इसी को तोड़कर सिडबी का स्थापना 1990 में किया गया था। और सिडबी के वर्तमान में सिडबी के बताना है आपको कि सिडबी के जो आपके मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ में है? तो याद रखिएगा, लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग कुछ नृत्य से सवाल लेते हैं। बताइएगा कि नूपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नूपा नृत्य मणिपुर से है। किससे है? मणिपुर से। नूपा नृत्य किससे संबंधित है? तो मणिपुर से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मोहिनी अट्टम का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ
का है? केरल का। कथकली भी कहाँ का है? केरल का। लेकिन भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का? उत्तर भारत का। सतरिया कहाँ का? असम का। सतरिया कहाँ का? असम का। उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा का। और उड़ीसी का पुराना नाम गोटीपुआ। उड़ीसी का पुराना नाम गोटीपुआ। उड़ीसी का पुराना नाम गोटीपुआ। तो आप ये से भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग हम लोग कथकली में करते हैं। किस में करते हैं? कथकली में। और कथकली कहाँ का? केरल का। कथकली कहाँ का? केरल का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश में चलता है? तो बुइया। बुइया नाम का जो नृत्य शैली है अरुणाचल प्रदेश में चलता है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है मिसमी जनजाति, बहुत फेमस है। अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है मिसमी जनजाति। मिसमी जनजाति के द्वारा ही बुइया उत्सव होता है। और अरुणाचल प्रदेश का एक जनजाति बहुत फेमस है, इसका नाम है आपातानी। क्या नाम है? आपातानी। आपातानी नाम का जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। कौन से नृत्य शैली में कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है? मणिपुरी में। किसमें? मणिपुरी। कितना अच्छा सवाल है बताइए। और यह सवाल आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 का पूछा हुआ सवाल है। तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिए। यह सब सवाल आपको किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यह सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जैसे हम कलाकार हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के, जो कि मणिपुर में ही चलता है। मणिपुरी मणिपुर में चलता है। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो कलाकार होते हैं डांस करने वाले, तो वह आपके दर्शक जो रहते हैं देखने वाला, उनसे आंख नहीं मिलाता है। उनसे आंख नहीं मिलाता है। कितना अच्छा सवाल है। तो याद रखिएगा, कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। किस नृत्य में? तो मणिपुरी में। और मणिपुरी में ही बताए थे राधा और कृष्ण की जोड़ी का एकदम अच्छा उदाहरण मिलता है, उसमें आपको प्रकट किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा शास्त्र नृत्य 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्र नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? तो सतरिया। कौन सा? सतरिया। और सतरिया को शास्त्र नृत्य का दर्जा 2000 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 2000 ईस्वी में दिया गया, याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 13 ताली नृत्य किस जनजाति के द्वारा जो है कि मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, कामट जनजाति। कौन जनजाति? कामट जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग लूसेंट में जो विविध से सवाल दिए थे उसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है कि अपने सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, अगर मान लीजिए कोई दूर में संचार के लिए व्यवस्था है तो उसका जान जा सकता है अगर समय पे बात नहीं होगा आदमी का। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और भी आपको बहुत चीज का मुख्यालय, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अगर कोई व्यक्ति श्रम करके यानी कि आपका कमा के अगर नहीं खा पाएगा तो उसका भी जान जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति समय पे स्वास्थ्य का देखभाल नहीं करवाएगा तो उसका भी जान जा सकता है। यानी श्रम संगठन का मुख्यालय, आपका स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, आपका जो है कि दूरसंचार संघ का मुख्यालय, और कोई व्यक्ति अगर व्यापार करके अगर खाना नहीं खाएगा तो समझिए उसका भी जान जा सकता है। तो व्यापार संगठन ये सब का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है। और जेनेवा जो है वह स्विट्जरलैंड के अंदर में स्थित एक शहर है, जेनेवा, याद रखिएगा। ऐसे तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, लेकिन स्विट्जरलैंड में एक शहर जेनेवा है, वहां पर ही इसका लोग का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना 1925 में हुआ है और विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है। और मैड्रिड जो है वह स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। वहीं आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1919 में हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। कहाँ में है? रोम में। और रोम जो है वह इटली की राजधानी है और रोम जो है वह टाइबर नदी किनारे। किस नदी किनारे? टाइबर नदी किनारे। और रोम को रक्तवर्ण महिला के नाम से भी जानते हैं और पोप के शहर के नाम से भी रोम को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और FAO का स्थापना 1945 में और इसका मुख्य अध्यक्ष जो बताए थे करंट
कमेंट में आपको क्यू डोंगयू, क्या बताए थे, क्यू डोंगयू। और इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है, इसीलिए 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर को हम लोग जो मनाते हैं, क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक और IMF दोनों का स्थापना याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा किया गया था ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत, और विश्व बैंक का स्थापना 1944 में और IMF का स्थापना 1945 में, लेकिन दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत ही किया गया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और वाशिंगटन में इन दोनों का मुख्यालय है, और वाशिंगटन जो है वह पोटोमैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे। और वहीं पर एक शहर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे, तो हडसन, न्यूयॉर्क हडसन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। और वहीं यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। स्थापना तो अब बताना नहीं पड़ेगा, यूनिसेफ में लास्ट में F आ रहा है, समझ लिए होंगे क्या आएगा। यूनेस्को के लास्ट में O आ रहा है तो समझ लिए होंगे क्या बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, वियना। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, वियना, और इसका स्थापना 1957 को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। अगर आपको बुद्धि भी नहीं है तो जान जा सकता है जेनेवा, बुद्धि भी नहीं है तो जेनेवा। बुद्धि हो गया, श्रम हो गया, आपका दूरसंचार हो गया, आपका व्यापार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग। कहाँ में है, द हेग। तो चलिए आज के इस जबरदस्त से सेशन को आप लोग जो है कि रिकॉल के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम इजी प्रश्न रखे, लेकिन एक से एक बेहतरीन सवाल रखे जो किसी भी एग्जाम में प्रश्न ये लेवल का आता है, आप याद रखिए। क्योंकि ये सब लेवल जितना भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस लेवल का, वो एग्जाम हम निकाल के बैठे हुए हैं, इसीलिए आप भरोसा करके आप तैयारी कर रहे हैं। आप भरोसा रखिए और जो भी आपको कमी लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब जरूर देंगे। और अपने इस सेशन में प्रत्येक स्टेप में हम जो है कि आगे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।